हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञानेश्वरी क्लासेस। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपका आने वाला नेट का एग्जाम है उसमें बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के सेशन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जो भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसके द्वारा शुरू किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी या डीवी सदानंद गौंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, जो नितिन गडकरी जी हैं इनके द्वारा हाल ही में सी इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर शुरू किया गया है। सीएनजी इसलिए क्योंकि देखो जो फार्मर्स होते हैं उनको कॉस्ट बहुत आती है और जो कॉस्ट उनका कॉस्ट प्राइस होता है उसको कम करने के लिए सीएनजी ट्रैक्टर की शुरुआत की गई है। तो ये एक पहल है ताकि जो उनका जो कॉस्ट प्राइस है या उनकी जो लागत आ रही है एग्रीकल्चर में उसको कम किया जा सके। तो देखते हैं इसके बारे में कि क्या है। ये है नितिन गडकरी जी, इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। तो ये देखिए, नितिन गडकरी द्वारा रिक्वालिटी इंडिया का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया है। सीएनजी ट्रैक्टर किसानों को लागत कम करने और ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। ट्रैक्टर के डीजल से सीएनजी इंजन में रूपांतर संयुक्त रूप से राममठ टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा किया गया था। तो किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ ईंधन की लागत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक की बचत करना होगा। तो ये था जो इनके बारे में, नितिन गडकरी जी के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में इसरो ने गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ, जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं नॉर्मली तो क्या करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं। जैसे किसी नई जगह पे जाना है या कहीं मतलब जैसे गाँव ऐसा इलाका है जिसको हम नहीं जानते तो हम गूगल मैप के थ्रू पहुंचते हैं वहां पे, ठीक है। तो हम उसमें किसका मैप यूज करते हैं? गूगल के द्वारा। तो इसरो ने ये सुझाव दिया कि कहीं ना ऐसा क्यों ना हो कि इंडिया अपना खुद का मतलब एक मैप डेवलप करे आत्मनिर्भर अभियान के तहत, ठीक है, खुद हम आत्मनिर्भर हों। तो रिसेंटली इसरो ज्वाइन हैंड्स विद होम टू गिव कंपटीशन टू गूगल मैप्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा मैप माई इंडिया। मैप माई इंडिया एक कंपनी है इंडियन ही, ये पहले से थी, ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में इसकी स्थापना हुई है। तो उसी के साथ इसरो ने कहा है कि हम एक ऐसा ऐप बनाएंगे। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत में मैपिंग और अन्य स्थान आधारित सेवाओं को विकसित करने के लिए मैप माई इंडिया के साथ एक समझौता किया है। जैसे मैप माई इंडिया ने सुझाव दिया है कि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले गूगल मानचित्र और इसी तरह के उत्पादों का विकल्प बन सकता है। मैप माई इंडिया एक जिम्मेदार स्थानीय भारतीय कंपनी है। यह सुनिश्चित करती है कि उसके नक्शे भारत की सीमा को दर्शाते हुए देश की संचित संप्रभुता को दर्शाते हैं। ये है मैप माई इंडिया, ठीक है। तो मैप माई इंडिया और इसरो के बीच में एक समझौता हुआ है। बात करते हैं अब मैप माई इंडिया के बारे में। तो जो ये कंपनी है ये कब फाउंडेड हुई थी? तो 1992 में ही फाउंडेड हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो ओखला का जो फेज 3 है न्यू दिल्ली, वहां इसका हेडक्वार्टर है। ऑनर कौन है? तो जो इसकी सीई है इन्फो सिस्टम्स पीवीटी एलटीडी, फाउंडर कौन है इसके? राकेश वर्मा जी। और सीईओ कौन है? तो रोहन वर्मा जी, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में जानकारी मैप माई इंडिया के बारे में। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 फरवरी 2021 को विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विज्ञान के अवसर पर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के किस चरण की शुरुआत हुई? तो ये सेकेंड फेज अभी स्टार्ट में हुआ। देखिए अगर आपने देखा भी होगा जो महिलाएं होती हैं अक्सर कर तो उनकी रुचि क्या होती है? तो टीचिंग हो गया या ज्यादा से ज्यादा आपका मतलब टीचिंग को वो सबसे ज्यादा प्रेफर करती हैं, ठीक है। लेकिन सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो उनकी अगर रुचि है, उनको मतलब अच्छा लगता है साइंस के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़कर आए, ठीक है। तो लड़कियों को उस क्षेत्र में भी उनका कैरियर बनाने के लिए उनको इंक्रेज करने के लिए ये एक फेज चलाया गया है। तो इसकी जो सेकंड फेज है उसकी शुरुआत की गई है। बहुत ही मतलब अच्छी बात है और अच्छी पहल है सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है इसके बारे में। विज्ञान में 11 फरवरी 2021 को विज्ञान और विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ही इसका दूसरा चरण शुरू हुआ है, जो लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेने और STEM में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मतलब 50 जिलों में और इसको बढ़ा रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो ये 2019 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है, DST द्वारा। अब विज्ञान ज्योति कार्यक्रम ये लड़कियों को विज्ञान में रुचि लेना और कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने की एक नई पहल है। तो ये था इसका, तो सेकंड फेज इसका स्टार्ट हुआ है। सरोजनी नायडू जी, जिनके बारे में सभी ने ही सुना होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है।
सरोजिनी नायडू की जयंती है, ये 13 फरवरी को मनाई जा रही है। वह किस वर्ष में पैदा हुई थी? ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, वो हम 13 फरवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो गाइज हुआ था 1879 में। सरोजिनी नायडू है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय कोकिला भी, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब अच्छी कवि थी और एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिशियन भी थी। ये मतलब इनके पास इनके नाम एक जो उपलब्धि है वो ये है कि ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। ये है सरोजिनी नायडू जी। इनकी हम 142 जो बर्थ एनिवर्सरी है वो इस बार सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारी है जो आराम से आहिस्ता सुन लेते हैं। कि ब्रिटिश शासन से आजादी के लिए भारत के संघर्ष में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक थी सरोजिनी नायडू। एक राजनीतिक कार्यकर्ता और कवि थी। ठीक है, एक कवि के रूप में उनके काम ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारतीय कोकिला का नाम कमाया। 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में एक बंगाली परिवार में ये जन्मी थी। सरोजिनी नायडू को भारत को अपने वैश्विक शासन से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन की ओर आकर्षित किया गया था। इसके साथ वे महात्मा गांधी और स्वराज के विचारों की अनुयायी बन गई। 1917 में उन्होंने महिला भारतीय संघ की स्थापना भी की थी। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उसकी अध्यक्ष भी नियुक्त की गई थी और ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हालांकि पहली महिला अध्यक्ष का नाम तो एनी बेसेंट के नाम पे है, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, लेकिन ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, दूसरी ये पहली महिला राज्यपाल भी बनी, जो मैंने बताया था, ये इंडिया की पहली महिला राज्यपाल थी और ये यूपी की राज्यपाल रही थी। ये था सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ जानकारी। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। उस भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के लिए उम्मीदवार की घोषणा की है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आकांक्षा अरोड़ा जी, जिन्होंने हाल ही में जो यूएन है, देखिए इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉई हैं ये, तो इन्हें हाल ही में जो सेक्रेटरी जनरल है उनके लिए इनके नाम की घोषणा की गई। आकांक्षा अरोड़ा जी के बारे में कुछ जानकारी है, देख लीजिए। आकांक्षा अरोड़ा ही संयुक्त राष्ट्र के एक कर्मचारी हैं, भारतीय मूल की हैं और आकांक्षा ने अंतर सरकारी संगठन के महासचिव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। तो जो समाचार एजेंसी है पीटीआई, उसने बताया है कि वह 71 साल के दूसरे प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस से उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो जनवरी 2020 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। तो ये थी इनके बारे में आपने जान लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाल ही में किसने नारायणी सेना के नाम पर एक नई CAPF, ठीक है, जो बटालियन बनाने की घोषणा की है? रिसेंटली हु अनाउंस्ड टू फॉर्म ए न्यू CAPF बटालियन दैट विल बी नेम्ड आफ्टर नारायणी सेना? ये नारायणी सेना ये कूच बिहार की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है, बहुत फेमस रही है। तो ये किसने की है? अमित शाह जी के द्वारा, जो हमारे इस टाइम पे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस तरह की घोषणा की है। हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने गुरुवार को एक नई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की घोषणा की है, जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा, जो कूच बिहार की तत्कालीन रियासत की योद्धाओं की थी। तो ये था, ये इंपॉर्टेंट था, इसके बारे में आप जान चुके हैं। तो किसके द्वारा की गई? अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ जम्मू कश्मीर प्रभाव आधारित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है और हमें पहले से जानकारी ही नहीं होती है, तो बहुत सारी जनमाल की हानि होती है, जन और माल की। तो उसी के लिए भी क्या हुआ, जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसने ब्रिटेन की जो अंतरिक्ष एजेंसी है यानी कि जो यूके की स्पेस एजेंसी है उसके साथ अभी हाल ही में समझौता किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये देखिए, ये है जम्मू कश्मीर ज्वाइंस, तो यूके की स्पेस एजेंसी उसके साथ समझौता किया है। अब उसके बारे में कुछ जानकारी है वो पढ़ लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश है ने ब्रिटेन की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर ऑब्जर्वेशन बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया है। यह उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, जो जीवन के लिए अपेक्षित जो नुकसान, लोगों को घायल होने, भवन के ढहने, बुनियादी ढांचे के विघटन और आर्थिक क्षति के संदर्भ में बाढ़ के जोखिमों की भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं। जो यूके की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी है, ये सरकार की एक जो कार्यकारी एजेंसी है जो यूके के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। जितने भी मतलब वहाँ के अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं या जितने भी स्पेस से रिलेटेड जो भी वर्क होता है उसको सब यही हैंडल करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 2010 में स्थापित किया गया था। मुख्यालय कहाँ? तो स्विंडन करके है, यूके में। ठीक है, अब चलते हैं इसके बारे में और जो जानकारी होगी। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ है जानकारी तो देख लीजिए। ये है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। ओके,
तो अभी हाल ही में क्या है, जम्मू और कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। जम्मू कश्मीर कैपिटल इसकी श्रीनगर है या जम्मू है। गवर्नर यहाँ के मनोज सिन्हा जी हैं। लोकसभा सीटें कितनी है, 5। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, 4। और यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो है सिटी फॉरेस्ट जिसको हम सलीम अली भी कहते हैं, तो सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। दच्छी गाम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जम्मू कश्मीर में। और हेमिस और किश्तवाड़, ये कुछ नेशनल पार्क हैं जो यहाँ के फेमस है। और जम्मू कश्मीर हाल ही में एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। ये जान लेने वाली बात थी, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो अगला महानिदेशक बनने के लिए कौन तैयार है। तो ये अजय माथुर जी, जिनको आईएसए का अगला जो मतलब निदेशक बनाया जा रहा है, नेक्स्ट डीजी हैं ये आईएसए के, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ठीक है। ये हैं अजय माथुर जी। इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अजय माथुर द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है, द टेरी, इसमें भी ये काम कर चुके हैं। और ये जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री परिषद के सदस्य भी रहे हैं जलवायु परिवर्तन पर। और इन्होंने भारतीय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का भी नेतृत्व किया है। तो ये था कुछ इसके बारे में जानकारी। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जहाँ कुछ बात कर लेते हैं कि इस पहल का जो शुभारंभ था, द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, एट द इंडिया अफ्रीका समिट में ये शामिल होने गए थे। एंड ए मीटिंग ऑफ मेंबर कंट्रीज अहेड ऑफ द 2015 में इस इनिशिएटिव की जो घोषणा की थी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही की गई थी, जो यूएन के यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस इन नवंबर 2015। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में आईएसए के बारे में देखिए कुछ जानकारी है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। तो देखिए इसका किस क्षेत्र में ये कार्य करेगा, इसके फील्ड्स क्या हैं, तो जो जितना भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी को लेके काम है उसमें करेगा। मेंबरशिप अभी कितने देश हैं, तो 121 मेंबर्स हैं। और ऑफ यूएन डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या था। किस राज्य ने डकैतों पर आधारित एक अनूठा संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए हाल ही में क्या हुआ है कि ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो डकैतों को बढ़ावा दे रही है, उनको इनकरेज कर रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपने मध्य प्रदेश में एक भिंड जगह बहुत सुनी होगी, जो डकैतों के, वहाँ के जो भिंड के जंगल हैं वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक ऐसे तरह का इलाका होता है जहाँ पे उन लोगों को आसानी से छुपने का मौका मिल सकता है। और इसी में आपने एक नाम सुना होगा फूलन देवी जी का, जो बहुत ही फेमस वहाँ की वो रही है, बाद में सांसद भी बनी थी और डाकू भी थी। उनका असल में होता है मतलब पहले उनका गैंगरेप होता है, फिर वो बदला लेने के लिए उन सभी को मार देती हैं, लेकिन फिर वो सांसद बन के भी आती हैं और बाद में उनकी, हालांकि बाद में उनको पुलिस के द्वारा उनको मार दिया जाता है। तो इसी के बारे में कुछ है कि कितना भी बच लो बट आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी, आप कितनी भी मतलब डकैत बन जाओ या कुछ भी कर लो, तो लेकिन पुलिस आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाली है। तो पुलिस को इंक्रीज करने के लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा, तो वही चीज है इसमें, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक संग्रहालय बनाने का फैसला किया है, जिसमें कुछ सबसे खूंखार डकैतों के निशाने होंगे। संग्रहालय चंबल नदी, मैंने बताया, उसके पड़ोसी भिंड जिले में बनाए जाने की परिकल्पना की गई है। फूलन देवी द्वारा जो इस्तेमाल की जाने वाली बंदूक थी उसका प्रदर्शन करेगी। एक टैप रिकॉर्डर जो कभी निर्भय गुजर से संबंधित था, फिरौती मांगता था निर्भय गुजर। डकैतों द्वारा उनके बंदियों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो चैन थी, उसे राज्य में अंधेरे समय की याद दिलाता है कि अन्य निशान की मेजबानी। इस संग्रहालय को स्थापित करने का उद्देश्य ये है कि डकैतों का महिमा मंडन करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें अपराधों का परिपेक्ष में रखना है कि आप कितना भी बड़ा अपराध करो, मतलब पुलिस आपको नहीं छोड़ने वाली है। और बहादुर पुलिसकर्मियों के अनगिनत बलिदानों को प्रदर्शित करना है। तो ये था इसका मोटिव, आप समझ गए होंगे। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की। तो जो मध्य प्रदेश है ये देखिए बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। ये देखिए मध्य प्रदेश बिल्कुल मध्य में स्थित राज्य है। इसकी जो कैपिटल है वो भोपाल है। गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल जी हैं। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान है। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, और लेजिस्लेटिव असेंबली की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर एक तो पन्ना हो गया, एक वन विहार हो गया, एक सतपुड़ा सेंचुरी हो गया, माधव हो गया, कान्हा, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत जगह नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। फॉसिल हो गया, और ये आपका हो गया एक तो डायनासोर फॉसिल्स, और बांधवगढ़ या इंदिरा या प्रियदर्शनी। तो ये कुछ नेशनल पार्क है यहाँ के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेस्ला कंपनी है जो बहुत ही चर्चा में रही है, जाके जो जिसके फाउंडर है प्राइवेट कंपनी है, एलन मास्क जी हैं, और ये स्पेस के क्षेत्र में भी बहुत वर्क कर रहे हैं। तो इन विच स्टेट टेस्ला इज गोइंग टू सेट अप इट्स इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टेट। तो ये आपका कर्नाटका जो बेंगलुरु है, जिसको मतलब हब भी कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग का,
तो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है बेंगलुरु को। तो कर्नाटक है, इज द करेक्ट आंसर। इसके बारे में हम देखते हैं कुछ जानकारी। टेस्ला वहीं पे अपना सेटअप तैयार कर रही है। इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं, इनको चलाने के लिए कर्नाटक में टेस्ला अपनी इलेक्ट्रिक कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने जा रही है। और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं एलोन मास्क जी। पहले कौन थे? अमेजन के सीईओ थे, उनको पीछा करके अभी ये बन गए हैं। तो टेस्ला 2021 में भारत में भी अपनी कारों की बिक्री शुरू कर देगा। तो आप भी इलेक्ट्रिक कार ले सकते हैं। अब टेस्ला की बात करें तो ये 800 बिलियन मतलब बहुत कमाई कर रहा है, सबसे आगे है। और एलोन मस्क ही इसके संस्थापक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं उससे पहले, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले। तो ये देखिए कर्नाटक ये लोकेटेड हो रहा होगा आपको। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ये सब इसके साथ सीमा साझा करता है। कैपिटल की बात करें तो बेंगलुरु है। गवर्नर वजूभाई वाला है। चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा है। लोकसभा सीट 28 है। राज्यसभा सीट 12 है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में 75 सीट है। नेशनल पार्क है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, और आपका एक पन्नेर घट्टा हो गया, और कुद्रेमुख और नागरहोल, ये कुछ नेशनल पार्क है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बिट्टू मूवी है जिसने हाल ही में ऑस्कर की सीढ़ी के लिए मतलब अपना रैंक बनाया है। तो हाल ही में बिट्टू ये भारतीय लघु फिल्म है, ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में शामिल हुई है। तो बिट्टू ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 10 फाइनलिस्ट की सूची में जगह बनाने के लिए 174 फिल्मों के साथ प्रतिस्पर्धा की है। ठीक है, फिल्म को एकता कपूर, पुनीत टोमंगा और लेखक निर्देशक तारा कश्यप खुराना द्वारा बैनर इंडियन वुमेन राइजिंग के तहत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये दो लड़कियों के बिट्टू क्या है? तो दो लड़कियों के बीच घनिष्ठ मित्रता के बारे में एक सच्ची कहानी है जिसे एक दुर्घटना ने ग्रहण किया है। फिल्म ग्रामीण भारत में सेट है और दो छोटी लड़कियों और उनकी दोस्ती की कहानी के आसपास घूमती है। ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ई चालान के लिए SBI के साथ एक समझौता किया है? तो विच स्टेट पुलिस रिसेंटली साइंड एज MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SBI फॉर ई चालान। ठीक है, तो किसके साथ? मेघालय की जो पुलिस है उसने SBI के साथ हाल ही में एक समझौता किया है। वी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इस बारे में। देखिए मेघालय, ये रहा मेघालय पुलिस इंक्स MOU विद SBI फॉर ई चालान। देखिए शिलांग की जो ट्रैफिक पुलिस है अधिकार के क्षेत्र में क्षेत्र के भीतर ई चालान के कार्यान्वयन के लिए हाल ही में मेघालय पुलिस और जो भारतीय स्टेट बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनके बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या जानकारी। SBI के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SBI है, इसकी फाउंडर यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना होती है। इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? तो दिनेश कुमार खरा जी इस टाइम पे चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। बात कर लेते हैं मेघालय की। तो मेघालय क्या है? इसकी कैपिटल शिलोंग में है। ये देखिए मेघालय यहाँ पे होगा। असम के जस्ट नीचे आपको मेघालय दिख रहा होगा, जहाँ पे मैंने इसको मार्कर से दर्शाने की कोशिश की है। गवर्नर कौन है? तो गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक जी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो कोनराड संगमा जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 2। राज्यसभा सीट कितनी है? 1। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें हैं। नेशनल पार्क कौन से? नेशनल पार्क एक तो हो गया आपका वल्फ्राम और नोकरेक रिज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था मेघालय के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो ये हर वर्ष 12 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें कुछ जानकारी है कि राष्ट्रीय जो उत्पादकता दिवस है ये हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। यह भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। और इसके बारे में कुछ और हम जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रेडियो दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा 3 फरवरी, सॉरी 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं हम। संचार के सबसे पुराने और सबसे पहले रेडियो का ही यूज होता था, तो ये सबसे पुराना साधन है और सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले माध्यमों में से एक का जश्न मनाएं। तो अभी इसकी जो थीम रही है वो देख लीजिए एक बार, नई दुनिया और नया रेडियो है। ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 है ये किस शहर में निर्धारित किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा मेलबर्न में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को मतलब निर्धारित किया गया है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम सोमवार 8 फरवरी से मेलबर्न पार्क में और 21 फरवरी को समाप्त हो रहा है। तो देखिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ का आज का सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर। ओके, थैंक यू वेरी मच।